गरीब बहन के ससुराल आए अमीर भाई। देखो तपस्या आती ही होगी, तुम दोनों जल्दी से उसकी पसंद का खाना बना लो। आज खाने में सब कुछ उसकी पसंद का ही होना चाहिए। हाँ, चिंता मत कीजिए, हमने तपस्या की पसंद का सारा खाना बनाया है। अरे निशा, तुमने मेरी बहन तपस्या का कमरा तैयार करवा दिया या नहीं? ऑफ कोर्स, मैंने उसका कमरा पहले ही तैयार करवा दिया था। आखिर मैं उसकी भाभी हूँ, उसके लिए जो अच्छा होगा वही करूँगी। तभी उनके बड़े से घर में तपस्या आ जाती है। उसे देखकर उसके दोनों भाई बहुत खुश होते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। पूरे 5 साल बाद आई हो तुम लंदन से, क्या तुम्हें अपने भाइयों की याद नहीं आती? तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। लंदन का टूर कैसा रहा तुम्हारा? ऑफ कोर्स, आपने इतनी अच्छी अरेंजमेंट की थी तो अच्छा तो होना ही था। तुम्हें पता है तुम कितने खास हो। हमारे पूरे खानदान में तुम इकलौती लड़की हो और बहना, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करना तुम्हारे भाइयों का कर्तव्य है। तपस्या बहुत सुंदर और अमीर खानदान से थी और सबकी लाडली भी थी। उसके कहने से पहले उसकी सारी फरमाइश पूरी हो जाया करती थी। तपस्या के आने के बाद उसकी शादी का सिलसिला उठता है। हमारी तपस्या बड़ी हो गई है, अब हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी तपस्या अपने बॉयफ्रेंड आनंद को घर पर लेकर आती है। भैया, ये बहुत खास है मेरे लिए, इनसे मिलिए। इनका नाम आनंद है। जिस दिन मैं लंदन से वापस आई थी उस दिन मेरे साथ एक हादसा होने वाला था। एक कार से मेरी टक्कर होने वाली थी, लेकिन इन्होंने मुझे बचाया था। आज मैं आपके सामने इनकी बदौलत खड़ी हूँ। ये सुनकर रंजीत और विक्रम बहुत खुश होते हैं और आनंद को शाबाशी देने लगते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया आनंद, तुमने हमारी इकलौती जान को बचाया है। और तपस्या, इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई क्यों? जो हुआ उसे जाने दीजिए और इस लड़के को इसके हक का इनाम दीजिए। नहीं, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, यह तो मेरा कर्तव्य था। भैया, मुझे आपको एक और बात बतानी है। उस दिन के बाद से मैंने आनंद जी को बहुत ढूंढा, जिसके बाद ये मुझे मिले और मैंने इनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन मुझे इनकी आदतों से प्यार हो गया। भैया, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात रंजीत और विक्रम के लिए एक बहुत बड़े धमाके की तरह थी। वो अपनी बहन से एक गरीब के साथ शादी करने के लिए फौरन मना कर देते हैं। ये कैसी बात कर रही हो बहन? राह चलता कोई भी इंसान तुम्हारी मदद करेगा तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी? अरे मैं जानता हूँ इन जैसे लड़कों को। ऐसे लड़के हमारी तपस्या जैसी अमीर घराने की लड़कियों को फंसाते हैं और उनसे शादी करके खुद सेट हो जाते हैं। बस कीजिए, आप मुझे जानते नहीं हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ और मैंने आपकी बहन को फंसाया नहीं है। रंजीत और विक्रम आनंद की बहुत बेइज्जती करते हैं। तभी तपस्या कहती है, मैंने सोचा कि आप मेरी बातों को समझोगे, मेरी फीलिंग्स को समझोगे, लेकिन आपने तो अपनी अमीरी का घमंड आखिरकार दिखा ही दिया। आपको अपनी अमीरी के आगे मेरी खुशी नहीं दिखाई दी। भैया, मैं आनंद से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी, फिर चाहे आप मानो या ना मानो। चलो आनंद, यहाँ से चलते हैं। तपस्या आनंद का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से तपस्या घर में खाना पीना छोड़ देती है। अपनी बहन की जिद के आगे दोनों भाई झुक जाते हैं और आनंद से उसकी शादी करवा देते हैं। शादी के बाद विक्रम और आनंद दोनों अपनी बहन के घर उसे पग फेरे की रस्म के लिए लेकर आने की सोचते हैं। देखो, किसी भी चीज में कमी नहीं होनी चाहिए। कई सारी गाड़ियां बुक करो और मेरी बहन के लिए खूब सारे सोने के जेवर, घर का फर्नीचर और हर एक तरह की रहने की सुख सुविधा का इंतजाम करो। दोनों भाई पूरे इंतजाम के साथ अपनी बहन तपस्या के घर पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उनकी बहन एक मजदूरों के जैसे कच्चे मकान में रह रही होती है, जहां केवल एक ही कमरा होता है। अरे आओ भैया, आओ अंदर आओ, आपका स्वागत है। तपस्या अपनी ही चुन्नी से वहां रखी कुर्सियों को साफ करती है, जिसके बाद उसके भाई उनके ऊपर बैठ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उसी कमरे के अंदर एक मिट्टी के चूल्हे पर उनकी बहन गर्मी में काम कर रही होती है, जिसे देखकर उनसे बिल्कुल रहा नहीं जाता। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी, और इस एक कमरे के अंदर तुम गुजारा कैसे कर रही हो? भैया, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरे सास ससुर मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी बहन जैसी नंद मेरे हर एक काम में मेरा हाथ बटाती है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, ये लीजिए, खाना खाइए। तपस्या ऐसा कहकर उनके सामने खाना रखती है। खाने में केवल सूखी रोटी, दाल और सूखी सब्जी होती है, जिसे देखकर वो अचंभित रह जाते हैं। बहन, तुम ये गरीब वाला खाना कैसे खा लेती हो? तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, जीजाजी को साथ ले चलो। वहां तुम्हारे पास रहने के इतने सारे कमरे हैं, रहने की सारी सुख सुविधाएं हैं। हम जीजाजी का भी यह काम अच्छा सा लगवा देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें ऐसे गरीबी में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरा ससुराल है, गरीब है लेकिन अच्छा है।
मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन इस प्रकार अपनी जरूरतों के लिए आपके साथ जाना मतलब अपने पति का अपमान करके आना। अपने अमीर भाइयों के इतना कहने के बाद भी तपस्या उन्हें इनकार कर देती है, जिसके चलते उसके दोनों भाई गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद तपस्या अपने पति आनंद के साथ अपने भैया भाभी से मिलने अपने मायके आती है। इतने दिनों बाद आप दोनों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। भैया भाभी, आप सभी कैसे हो? हम तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी ये हालत जरा देखो। अपने आप को क्या हो गया है तुम्हें? और ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? क्या इस तरह तुम्हारा पति तुम्हें खुश रखता है? तुम यहाँ शहजादी की तरह रहा करती थी, और ये सब छोड़ो, क्या तुम्हारा पति इतना गरीब है कि उसके पास एक जोड़ी नए कपड़े भी नहीं थे यहाँ आने के लिए? भाभी, बस कीजिए, आप मेरे पति का अपमान कर रही हो। ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जरा अपने आप को देखो और इस फटीचर को देखो। अरे ये तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिलाने के लायक भी नहीं है। इसे छोड़ दो और हमारे साथ रहने लग जाओ। अपनी इस लग्जरी लाइफ को तुम कैसे छोड़ सकती हो? तपस्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप दोनों को जितना कहना था आपने कह दिया। मैं यहाँ आपके साथ अपनी खुशियां बांटने आई थी। मैं गर्भवती हूँ और ये खबर मैं सबसे पहले आपको देना चाहती थी, लेकिन इतना अपमान सहने के बाद अब मैं यहाँ एक और पल नहीं रहूंगी। चलिए आनंद जी। तपस्या अपने पति के साथ वापस घर लौट आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तपस्या गुस्सा थूक दो, ऐसे कब तक अपने भैया भाभी से नाराज रहोगी? उन्होंने तुम्हें अपमानित किया है, ये मैं कभी नहीं भूल सकती। तपस्या ऐसा कह रही थी कि तभी उनके घर के बाहर एक गाड़ी आती है, जिसके अंदर से उसके दोनों बड़े भाई और भाभी निकलते हैं। आप दोनों को चोट कैसे लगी? भाभी, ये सब कैसे हुआ? बिजनेस में कुछ लोगों ने दुश्मनी के चलते तुम्हारे दोनों भाइयों के ऊपर हमला कर दिया और हमारे घर के बाहर भी गुंडे भेजे हैं ताकि वो तुम्हारे भैया को जान से मार दे। हमें कुछ दिन छुपने की जगह चाहिए। क्या हम तुम्हारे घर में रुक सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए अंदर आइए। उस दिन के बाद से उस कमरे के एक कच्चे मकान में तपस्या के दोनों भाई और भाभी आकर रहने लगते हैं। एक कमरे में तपस्या का पूरा ससुराल किस तरह अपना गुजारा करता है, ये देखकर वो अचंभित रह जाते हैं। पूरा परिवार एक साथ खाता और एक साथ सोता, लेकिन किसी के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं। धीरे धीरे कुछ वक्त गुजर जाता है और उनका इतना अच्छा बर्ताव देखकर तपस्या के दोनों भाई कहते हैं, हम गलत थे तपस्या, तुमने बहुत अच्छे इंसान से शादी की है। तुम हमेशा से सही थी। तुम्हारा पति तुम्हें हमेशा खुश रखेगा और ये परिवार तुम्हारा हमेशा साथ देगा। हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर देना तपस्या। अरे भैया, आप लोगों को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझ आ गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। उस दिन के बाद से तपस्या के दोनों भाई अपनी बहन और जीजा को बहुत सपोर्ट करते हैं, जिसके चलते आनंद भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है और उनके घर की भी परेशानियां दूर होने लगती हैं। कुछ ही समय में वो पैसे जोड़कर अपने लिए एक घर भी बना लेता है, जिसके बाद तपस्या एक बेटे को जन्म देती है, जिसे देखकर तपस्या के दोनों भाई बहुत खुश होते हैं और मामा बनने की खुशी में अपनी बहन और भांजे के लिए दोनों काफी कुछ सामान, खिलौने, कपड़े और मिठाइयां लाते हैं। जिसके बाद तपस्या अपने पति और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। आनंद काजल से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। काजल का मन इसी बात में उसे खाए जा रहा था कि कहीं उसकी सास और ननंद उसे उसके काले रंग के लिए ठुकरा न दे। आनंद बेटा, कौन है ये लड़की? माँ, ये काजल है। मैं काजल से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। ये सुनकर सुधा गुस्से में अपने बेटे आनंद को भला बुरा सुनाते हुए कहती है, क्यों रे आनंद, इतनी जल्दी पड़ी थी तुझे शादी की कि तूने अपनी माँ को बताया भी नहीं और शादी कर ली? माँ, अब जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते ना? हाँ माँ, ये लो आरती की थाली, हमारी भाभी का वेलकम करो। इसके बाद सुधा घूंघट में खड़ी अपनी बहू की आरती उतारकर उसका गृह प्रवेश करती है। जिसके बाद काजल की दोनों ननंद उसका घूंघट उठाती हैं और जैसे ही वो काजल का काला चेहरा देखती हैं, तभी आनंद पूछता है, क्या हुआ मेरी प्यारी बहनों, भाभी पसंद नहीं आई क्या? नहीं तो भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, भाभी अच्छी हैं। अपनी ननंद की तारीफ में हिचकिचाहट भरी देखकर अचानक से काजल की आंखें अपनी ननंद के सुंदर गोरे चेहरे पर चली जाती हैं और वो मन में कहती है, अरे मेरी दोनों ननद तो एकदम हूर की परी जैसे सुंदर है और सासू माँ भी शकुंतला से कम नहीं है। इस घर में मैं ही एक काली हूँ। कहीं मेरी ननद इस बात का फायदा उठाकर मुझे मेरे पति को फुसलाकर मुझसे अलग ना कर दें और मुझे घर से ना निकाल दें।
नित्या और शनाया की सुंदरता देखकर सुधा की काली बहू काजल के मन में डर बैठ गया। अगले दिन काजल जल्दी उठकर घर की सफाई करके अपनी सास और ननंद के लिए अच्छा अच्छा नाश्ता बनाकर मेज पर लगाती है। इतने में काजल की दोनों ननंद हल्के रंग का सुंदर सा सूट पहनकर वहां आती हैं। अरे क्या बात है नंद जी, इस सूट में आप दोनों के खूबसूरत चेहरे और भी ज्यादा खिल रहे हैं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट भाभी। आपको पता है भाभी, आजकल ये सिंपल सोबर सूट मीशो पर एकदम ट्रेंड में है। इसे पहनकर लड़कियों का गजब का लुक आता है। ये सुनकर काजल को भी अपनी ननंद के जैसे सुंदर दिखने की चाह होती है और वो कमरे में आकर अपने आप को शीशे में देखती हुई कहती है, अगर मैं इस नेट की साड़ी की जगह अपनी दोनों ननद के जैसे सूट पहनूं तो मैं भी उनके जैसे सुंदर लगूंगी। इसके बाद काजल फटाफट से मीशो से अपनी ननंद की कॉपी करके वैसा ही सूट मंगवाती है। अगली सुबह साड़ी की जगह सूट पहनती है। ये देखकर उसकी सास सुधा कहती है, अरे ये क्या काजल बहू, इतना हल्का कलर क्यों पहना है तूने? अरे एक तो तेरा रंग इतना पक्का है, उस पर तूने ये पहन लिया है, ये नहीं जच रहा। ओहो मम्मी, जाने भी दो ना, अगर भाभी का मन है तो उन्हें पहनने दो। वैसे भी भाभी इस ऑरेंज कलर के सूट में अलग ही लग रही हैं। अपनी दोनों ननंद के मुंह से तारीफ सुनकर काजल शक भरी सोच में पड़कर कहती है, कहीं मेरी दोनों गोरी चिट्टी ननद इस कॉम्प्लीमेंट में मेरे काले रंग का मजाक तो नहीं बना रही है ना? कौन बताएगा मुझे कि मैं सुंदर लग रही हूँ या नहीं? काजल ऐसा सोचते हुए घर के सारे काम खत्म करके अपने कमरे में आती है, जहां आनंद कहता है, क्या बात है काजल, ये सूट तुम पर बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आनंद के ऐसा कहने पर काजल को संतुष्टि मिल जाती है। एक दिन जब बहू चाय लेकर अपने ननंद के कमरे में आती है तो अपनी ननंद के चेहरे पर फेस पैक लगा हुआ देखकर वो पूछती है, नित्या, शनाया, ये तुम दोनों ने अपने चेहरे पर क्या लगाया हुआ है? भाभी ये निविया का फेस पैक है, इससे चेहरे पर जमी धूल मिट्टी हट जाती है और चेहरा गोरा और ग्लोइंग हो जाता है। अपनी ननंद नित्या को ऐसा कहता देखकर काली बहू के मन में गोरा होने के अरमान आ जाते हैं और वो कहती है, फिर तो मैं भी इस फेस पैक को लगाकर गोरी हो सकती हूँ ना मेरी प्यारी ननद? क्या मैं भी ये फेस पैक लगा लूं? क्यों नहीं भाभी, ये लीजिए, आप भी लगा लीजिए। इस तरह एक बार फिर काली बहू अपनी दोनों ननंद की कॉपी करती है। ऐसे ही दिन बीतता है। काजल अपनी ननंद की हर चीज की कॉपी करती थी। एक दिन, आनंद भैया प्लीज हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हम दोनों बहनों को बिग बाजार जाना है सैंडल की शॉपिंग करने। हाँ हाँ, ये लो मेरी प्यारी बहनों, ये पैसे लो और जी भर कर शॉपिंग करना। अपने पति को अपनी ननंद को पैसे देता हुआ देखकर काली बहू चिढ़कर कहती है, यहाँ मैं अपनी दोनों नंद की लेवल के जैसे सुंदर होने के लिए कितना कुछ कर रही हूँ, मगर मेरी ननद कितनी खर्चीली है। आनंद चलो लाओ, मुझे भी पैसे दो। मगर काजल, तुम पैसों का क्या करोगी, क्योंकि सब्जी तो मैं ले आता था। ये क्या बात हुई आनंद? अपनी बहनों को पैसे देते वक्त तो तुमने कुछ नहीं पूछा और बीवी के साथ सीआईडी चित्र इंस्पेक्शन कर रहे हो। अरे अरे, क्यों अपना पारा बढ़ा रही हो? तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये लो। काजल की बातों में झलकता बदलाव आनंद को सोच में डाल देता है, जिसके बाद काजल अपनी दोनों ननंद की नकल करती हुई बिग बाजार आती है और जो जो ननंद खरीदती हैं काजल वैसे ही सेम कपड़े और सैंडल खरीदती हैं और अपने घर चली आती हैं। अब धीरे धीरे काजल की कॉपी करने की आदत ससुराल की सभी सदस्य को साफ साफ नजर आने लगती है। फिर एक दिन घर में पार्टी की प्लानिंग चल रही होती है। अरे क्या बात है मेरी प्यारी प्यारी ननद, कौन सी पार्टी की प्लानिंग चल रही है यहाँ? वो भाभी, हम दोनों बहनों का बर्थडे आ रहा है ना, बस उसी की प्लानिंग। अच्छा तो बताओ मेरी प्यारी प्यारी ननद अपनी बर्थडे पार्टी में क्या पहनने वाली हैं? भाभी हम दोनों ने मजेंटा कलर का बैकलेस गाउन खरीदा है और उसके साथ मैचिंग ईयरिंग और हाई हील्स। ये रही पिक। ड्रेस देखकर काजल की आंखों के सामने अपनी दोनों गोरी चिट्टी ननंद की सुंदर सी आकृति बन जाती है। फिर क्या था, काली बहू के सर पर दोनों गोरी ननंद के जैसे सुंदर दिखने की सनक सवार हो जाती है, जिसके बाद काजल फिर से अपने दोनों ननंद की नकल करते हुए वैसी ही ड्रेस, झुमके और सैंडल खरीदने पहुंचती है। अरे भाई साहब, जरा मुझे ये गाउन दिखाना। अरे बहन जी, इस कलर का गाउन गोरी लड़कियों पर अच्छा लगता है। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ? हाँ, मुझे वही गाउन दो। दुकानदार काजल को गाउन दे देता है और शॉपिंग करके बहू घर चली आती है, जहां उसकी सास कहती है,
अरे काजल बहू, कहाँ गई थी तू? अच्छा, तो आज भी तू शॉपिंग करने गई थी? अरे बहू हो, क्या हो गया है तुझे? क्यों इतनी फिजूल के खर्चे करती है? जब ये फिजूल खर्चे आपकी बेटियां करती हैं तब तो आप कुछ नहीं बोलती, और मुझसे आप अठन्नी चवन्नी का हिसाब करती हैं, जबकि ये घर मेरे पति के ऊपर चल रहा है। बहू की ये बात सास को बहुत खलती है। काजल ड्रेस पहनकर अपनी ननंद की देखा देखी मेकअप शुरू करती है और लड़खड़ाती हुई पार्टी में आती है, जहां नित्या और शनाया की सहेलियां जोर से हंसती हैं। इट्स सो फनी नित्या, ये तेरी भाभी है ना? ऐसा लग रहा है पूरे चेहरे पर सफेदी पोत ली है। अरे अन्नू, ये तो कॉपी कैट है, देखना अपनी दोनों ननद की नकल करते करते उन्हीं के जैसे गाउन और झुमके पहने, मगर बेचारी को पता ही नहीं है, बिल्कुल ब्लैक ब्यूटी लग रही है। कहाँ तो नित्या और शनाया इस मैजेंटा कलर में खूबसूरत लग रही है, वहीं ये काली लग रही है। इनफ गाइस, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमारी भाभी के लिए ऐसा भद्दा कॉम्प्लीमेंट करने की? चली जाओ यहाँ से। इस तरह जन्मदिन पर घर आई नित्या और शनाया की सभी सहेलियां चली जाती हैं। वहीं काजल की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती है, नित्या, शनाया, आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम दोनों की कॉपी नहीं करनी चाहिए थी, मगर मैं आनंद से शादी करके इस घर में आई थी तो मुझे लगा कि औरों की तरह तुम दोनों के अंदर भी गोरे रंग को लेकर घमंड भरा होगा, और इसलिए मुझे लगा कि मेरी ननद आनंद को मुझसे छीनकर मुझे इस घर से निकाल देंगी, इसलिए सुंदर होने के लिए मैंने तुम दोनों की कॉपी की। भाभी, किसने कहा कि आप सुंदर नहीं हैं? इंसान की सुंदरता उसके गोरेपन से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है, और आप हम सभी का इतना ख्याल रखती हैं, हमें खुश रखती हैं। अपनी ननद की नजर से देखिए भाभी, आप बहुत सुंदर हैं। हाँ बहू, और बहू घर की लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी रोते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए अच्छी लगती है, और इंसान का शक्ल से काले होना दिल से काले होने से कहीं ज्यादा अच्छा है। तू हमारे परिवार का हिस्सा है और हमेशा रहेगी। अपनी सास की ये बात सुनकर काजल खुश हो जाती है। उस दिन के बाद से काजल के मन से काले रंग का वहम मिट जाता है और दोनों ननंद भाभी खुशियों भरी नई शुरुआत करते हैं।